नमस्कार। जय हिंद बच्चों, आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो कौन सा रहता है? अम्लगम में पारा रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो ऑक्सीजन से कौन? सोना संयोग जो है ये नहीं करता, इसलिए इसका हम लोग आभूषण में उपयोग कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वो चांदी यानी एजी सिल्वर होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु की बात करी जाए तो Sb ये हमारा उपधातु है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का, और जब आभूषण में इसका प्रयोग किया जाता है तो वो 22 कैरेट का बनाया जाता है, जिसमें 2 कैरेट कोई अन्य मिश्र धातु मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल है, तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने वाला जो धातु होता है वो लिथियम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक की बात की जाए तो ये कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, CaCl2। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु है? तो अधातु की बात की जाए तो इसमें हमारा कार्बन जो हो जाएगा ये अधातु है। आगे बढ़ते हैं। सकृत श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु होते हैं वे अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? ये धन आयन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो ये क्या? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा? तो ये फैन फुलवन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम से बनने वाला जो मिश्र धातु है वो होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण हमारा जो होता है ये कॉपर पाइराइड से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये क्या होती है? ये होती है हमारा 4, 5, 6, 7 या 8। अगला प्रश्न है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक की बात करें तो ये गंधक मतलब सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस P4 होता है। आगे बढ़ते हैं। सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुलता है? तो सोना जो घुलता है वो अम्लराज यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हमारा पारा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है? वो हमारा सोल्डर बनता है, जो विद्युत के तार वगैरह सोल्डरिंग करने में काम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे इसमें से हमारा
अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है। यह सक्रियता श्रेणी में सबसे इन सब में से ऊपर आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील की बात करी जाए तो ये श्वेत फास्फोरस है। ये वायु के संपर्क में आते ही इसमें आग पकड़ जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत अवघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ये कथी में बनाया जाता है? अशुद्ध धातु जो है वो हमारा एनोड पर अब बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसमें से हमारा सबसे अभिक्रियाशील जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये पोटेशियम। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसमें 2 किलोमीटर तक का 1 ग्राम सोने से तार खींचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी यानी पारा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो ये होता है हमारा बॉक्साइट अयस्क से। अगला प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। तो ये कैसा यौगिक बनाता है? ये धातुमल यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो इसे अपरूपता कहते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस पे जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? तो ये सीधी सी बात है, हमारा जिप्सम को गर्म करने तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो देखिए, अभिक्रियाशीलता मतलब कौन सबसे अधिक है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस टाइप का हमको इसमें सजाना है। तो देखिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और ये क्या है हमारा? आयरन यानी Fe। तो ये हमारा सही रूप है, क्रम है। आगे बढ़ते हैं, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो ये होता है 3:1 का। इसमें 3 भाग हमारा क्या होता है? HCl होता है और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो ये कैसी होती है? चमकदार होती है, काफी चमकता है। इसके ऊपर यदि उसका कोई ऑक्साइड चढ़ जाए परत के रूप में या फिर और कुछ, तो वो फिर उसके चमकदार में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको तन्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का जन्म कब हुआ? तो मेंडलीव का जन्म हमारा 1834 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर होते हैं। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब वह उसे कितने तत्व ज्ञात थे? तो उसको उस समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो इससे परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। अगला प्रश्न है, 1 pm यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 10 पर पावर -12 मीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी तत्व की संयुक्ता कैसे निर्भर की जाती है? तो कैसे निर्धारित की जाती है?
तो किसी भी तत्व की संयुक्ता जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो सबसे अधिक धात्विक गुण इसमें हमारा क्लोरीन में होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्याएं है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो ये बात जो कही थी ये मोल्जे ने कही थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक अवसरणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है, तो कैसा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, जो जिसकी संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग में कैसे सदस्य है? ये क्षारीय सदस्य है। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह में हमारा कौन सा आ जाएगा? इसमें हमारा हीलियम आ जाएगा, यानी अक्रिय गैस वाला। अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो मीथेन हमारा कितना हो गया? CH4, यानी हमारा 4 सहसंयोजक आबंध है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। देखिए, अमोनिया क्या होता है? NH4 होता है, सॉरी NH3 होता है। अमोनिया NH3, यानी इधर 1:3, हमारा आंसर चले जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? ये होता है आपका 26। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो कितने? O3। ओजोन को O3 बोला जाता है, यानी 3 परमाणु। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो हमारा ये 7 आवर्त है। अगला प्रश्न है, त्रिक नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक नियम जो किया था वो डार्वे रायन ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं, अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक नियम हमारे वो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूलैंड्स ने किया था। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किसका आवर्त फलन होता है? तो ये कौन होता है? ये परमाणु संख्या का परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो मेंडलीव ने जो किया था वो द्रव्यमान के आधार पर किया था वर्गीकरण, नहीं द्रव्यमान बढ़ते जाएगा तो उसी आधार पर रखा था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? तो ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा और बाएं से दाएं जाने पर भी बढ़ता ही जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लता प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पे अम्लता प्रवृत्ति है तो ये हमारा बढ़ते जाएगा, क्योंकि धात्विक गुण भी बढ़ती जा रही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन बोले तो ये है हमारा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय इनमें से हमारा जो होगा वो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो पहला समूह का जो तत्व कहलाता है उसको क्षारीय धातु या क्षार धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम की बात करी जाए तो ये हमारा चले जाएगा दूसरे समूह में। आगे बढ़ते हैं, तत्व के निम्नलिखित जोड़ों में किसका रासायनिक आचरण समान होंगे? तो इसमें हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्व के सभी संभावना किसकी संभावना है कि अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? अधात्विक गुण, तो अधात्विक गुण किस में आएगा? हमारा ये ब्रोमीन Br में आएगा। आज के प्रश्न सेट का यह अंतिम प्रश्न रहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो ये मेंडलीव जी का प्रस्तुतिकरण है। इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।